हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम Rcare ओवरसीज एजुकेशन। और अगले कुछ दिन तक हम लोग जो वीडियोस हम लोग कवर करने वाले हैं वो मोस्टली रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जर्मनी में बैचलर्स का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि बैचलर्स जर्मनी में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से प्लान करते हैं, आपके पास में आज के टाइम में कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आप मल्टीपल तरीके हैं जो आप कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे आप जर्मनी में बैचलर्स की पढ़ाई पब्लिक यूनिवर्सिटी से आज के टाइम में आप पूरी कर सकते हो। बट उसके प्रोसेस क्योंकि अलग अलग तरीके से होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम एक कम्प्लीटली सीरीज़ ऑफ वीडियोस कुछ दिनों में आपके पास में आने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है जिसको हम लोग जर्मनी का जो ट्रेडिशनल प्रोसेस बोलते हैं कि अगर आप जर्मनी में बैचलर्स का प्लान कर रहे हो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से, तो क्या एक ट्रेडिशनल प्रोसेस चलते आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, स्टूडेंट कोलीग क्या होता है उसके बारे में, कौन सा स्टूडेंट कोलीग आपको करना चाहिए आपके 12th के सब्जेक्ट्स के बिहाफ में, प्लस आपकी जो एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई करने के लिए, किसको स्टूडेंट कोलीग नहीं करना चाहिए, किसको स्टूडेंट कोलीग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली 12th करने के बाद में कैसे डायरेक्टली आप बैचलर्स के लिए वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हो बिना स्टूडेंट कोलीग किए, है ना। और पर्टिकुलरली जर्मन टॉट स्टूडेंट कोलीग जो होता है वहाँ पे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल प्रोसेस बोलते हैं जर्मनी में बैचलर्स की पढ़ाई अगर आप करने जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्टूडेंट कोलीग क्या होता है ना। आपने बहुत कॉमनली स्टूडेंट कोलीग का वर्ड सुना हुआ कई बार। अब स्टूडेंट कोलीग क्या होता है बेसिकली उसको समझते हैं। इंडिया से आपने अगर 12th की जो पढ़ाई है वो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड हो गया या NIS का बोर्ड हो गया, अगर आपने यहाँ से 12th का आपने एग्ज़ाम दिया है, 12th की पढ़ाई करें आप, उसके बेसिस पे आप जर्मनी में डायरेक्टली बैचलर्स की पढ़ाई शुरू नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो ये कहता है कि आपकी जो 12th की पढ़ाई है वो हमारे 12th स्टैंडर्ड के पढ़ाई के बराबर होनी चाहिए। और वो जर्मनी वाले ये बोलते हैं कि भाई जो उनका 12th का एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे इन बोर्ड्स के इक्वलेंट नहीं माना जाता है। इसी वजह से जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से इन बोर्ड से हैं, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, NIS बोर्ड से, उनको जर्मनी में 13th ईयर करना पड़ता है या स्टूडेंट कोलीग करना पड़ता है। वो स्टूडेंट कोलीग पूरा करने के बाद ही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जर्मन एबिट्यूर के बराबर मानी जाती है। इसका मतलब है जर्मन एबिट्यूर कि आप जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसके बराबर आपकी पढ़ाई हुई है। अब आप जो है हमारे पास में बैचलर्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इसको बहुत अलग अलग टर्म्स भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट कोलीग को। इसको बेसिक तरीके से कई लोग आप 13th ईयर भी बोलते हैं हम लोग कि भाई आपको जर्मनी में 12th के बाद तो डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए आप 1 साल का स्टूडेंट कोलीग करते हैं, इसलिए उसको 13th ईयर कहा जाता है, या इसको फाउंडेशन ईयर भी कहते हैं अगर आप इंग्लिश में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो। दो ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं दोनों ही। अगर आपने 12th जो है वो IB बोर्ड, इंटरनेशनल बैचलरेट, और या आपने 12th जो है अपना कैम्ब्रिज बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई करी है जिसमें आपने AS A लेवल के एग्ज़ाम्स दिए हुए, अगर आप उस बोर्ड से हैं तो आप जर्मनी में बिना स्टूडेंट कोलीग करे भी अपनी बैचलर्स की पढ़ाई फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपने IIT JEE का मेंस के बाद में एडवांस का पेपर भी आप क्वालिफाई कर देते हैं, तो अगर आप क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं एडवांस के भी, उस बेसिस पे भी आपको जो जर्मनी में आप डायरेक्टली जो है वो अपना स्टूडेंट कोलीग के दिए बिना ही आप अपना फर्स्ट ईयर से या फर्स्ट सेमेस्टर से बैचलर्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। बट अभी उन दोनों प्रोसेस को अगर हम हटाएं तो हम बात कर रहे हैं अभी ट्रेडिशनल प्रोसेस का, जिसका मतलब है कि आप जर्मनी में एक स्टूडेंट कोलीग के लिए जा रहे होते हैं 13th ईयर के लिए, जो कि जर्मन में ही पढ़ाया जाता है पूरा अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो। स्टूडेंट कोलीग इंग्लिश में भी होता है बट वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है जो आपको इंग्लिश में अपना स्टूडेंट कोलीग पूरा करवाते हैं, उसके बाद में वो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग पाथवे प्रोग्राम्स के जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट जिसको जर्मन में जाके पढ़ाई करनी, मतलब जर्मन टॉट प्रोग्राम में पढ़ना है, और उनके लिए जो ट्रेडिशनल प्रोसेस शुरू से जो चलता आया है वो सिंपल है कि भाई आप हमारे पास में पहले स्टूडेंट कोलीग करने आए जो कि पूरा जर्मन में पढ़ाया जाएगा, और वो पूरा होने के बाद में जो आपकी बैचलर्स की पढ़ाई है वो आपकी जर्मन टॉट होने वाली है। अब स्टूडेंट कोलीग होते कितने तरीके के हैं वो भी समझते हैं। स्टूडेंट कोलीग जो होते हैं वो 5 तरीके का होता है। आपका जो सबसे जो पॉपुलर स्टूडेंट कोलीग है वो T स्टूडेंट कोलीग कहलाता है, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स आप अगर इंजीनियरिंग के लिए या अगर आप टेक्निकल स्टडीज़ के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप T स्टूडेंट कोलीग के लिए अप्लाई करते हो। उसी तरीके से अगर आप मेडिसिन या बायोलॉजी के बेसिक अगर आप डिग्री वहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए M स्टूडेंट कोलीग करना पड़ेगा। आपको W स्टूडेंट कोलीग जो होता है, W स्टूडेंट कोलीग में जिन भी स्टूडेंट्स को बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई करनी है वो जो है W स्टूडेंट कोलीग में जाते हैं। और जो G स्टूडेंट कोलीग होता है उसमें जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स के होते हैं, आर्ट्स की पढ़ाई के, वो G स्टूडेंट कोलीग में जाते हैं।
उसी तरीके से एस स्टूडेंट कोलीग होता है, जिसमें कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज़ में अगर आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो आप एस स्टूडेंट कोलीग के लिए अप्लाई करते हैं। ये 5 तरीके के स्टूडेंट कोलीग वहाँ पे होते हैं और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि अगर आप इंडिया से जो बोर्ड्स हमने डिस्कस किए उनसे अगर आप हैं तो आपको स्टूडेंट कोलीग करना ही होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। जब आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी से प्लान करते हैं अपनी पढ़ाई करने का, और जो कि मैं पता है कि जर्मन डॉट प्रोग्राम के बारे में हम लोग इस वाले वीडियो में बात करते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो होती है स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई करने के लिए, वो होती है B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट कोलीग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 20 से 22 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ करा रही होती हैं, जिसमें से आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि आपको B1 लेवल जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के बिहाफ में भी एप्लीकेशन करने के लिए अलाउ करती हैं, बट बाकी जितनी भी हैं वो आपको B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगेगी। अब B1 लेवल के बिहाफ में भी आपका स्टूडेंट कोलीग होने के बाद में जो हमें वहाँ पे ऑफनामा परफॉर्म का एग्ज़ाम देना होता है, वो कोई गारंटी नहीं कि आपका B1 के बाद में वो निकल जाएगा। इसलिए आप जितने ज़्यादा हायर जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जैसे कि B2 अगर आप करके जाते हैं वहाँ पे ऑफनामा परफॉर्म का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये एक तरीके से इसको आप मैंडेटरी मान के चले कि अगर आपके पास में B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपके चांसेस ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट क्लियर करने के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इसको भी समझते हैं। ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट होता है जब आपने इंडिया से अपना जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट प्लस आपने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को पूरा किया, उसके बाद में जब आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के रिगार्डिंग, बैचलर्स के जो आपको एडमिशन है वो कोई भी यूनिवर्सिटी अगेन आपको डायरेक्टली नहीं दे रही है, क्योंकि आपको 13th ईयर करना है बेसिकली स्टूडेंट कोलीग में भी वो यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं दे रही होती हैं। वो ये बोलता है कि ठीक है, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, अब आप हमारे पास में आएँ और हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि सारे ही जो स्टूडेंट कोलीग हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, वो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। कोई भी सेंट्रलाइज ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट एक यूनिवर्सिटी में नहीं होना है। वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे, हर कोई आपको अपने पास में आपका अलग से ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट का एग्ज़ाम लेगा, जो बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट जो है, उसी को ही अगर आप पास करना चाहते हैं, आपके जो मैक्सिमम चांसेस है उसको क्लियर करने के, वो तभी बन पाते हैं जब आपके पास में B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट या प्रोफिशिएंसी लेवल आपके पास में हो। अगर आप उसके हायर लेवल को भी कर पाते हैं, अगर आपके पास टाइम होता है कि आपने मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि 11 से ही मान लीजिए जर्मन लैंग्वेज सीखते आ रहे हो, उस केस में आपके पास में अगर आप C1 लेवल तक भी पहुंच जाते हैं तो आपके ऑफनामा परफॉर्म क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है? ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट में अगेन आपके पास में जो क्वेश्चंस आपके पास में जो आएंगे, वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली आपका जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है। अब जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, ये वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ T स्टूडेंट कोलीग वाले बच्चों को देना है, बल्कि आपको W में भी जा रहे हैं, आप M में भी जा रहे हैं, तो भी आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस भी जो है वो हमने ऑलरेडी काफ़ी पहले भी इस वाले में टॉपिक में एक वीडियो बनाया हुआ था कि कौन कौन से टॉपिक्स मेजरली आपके मैथ्स में कवर हो रहे होते हैं। वो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास में जो मैथ्स के जो टॉपिक्स होते हैं, वो आपके 9, 10, 11, 12 वगैरह के स्टैंडर्ड को मिला के कुछ मेजर मैथमेटिक्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं उसी में से पूछे जा रहे होते हैं। और उस टेस्ट की भी मान लीजिए प्रिपरेशन भी जो है हम लोग असिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग हमें उसके रिगार्डिंग भी कॉल कर सकते हैं इसके। अब अगेन इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट होगा, उसमें जो जर्मन का पेपर होगा वो तो कम्प्लीटली जर्मन में होना ही होना है। जो आपका मैथ्स का भी जो पेपर होगा वो भी कम्प्लीटली जर्मन में ही पढ़ाया जाता है। मैथ्स कोई मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एज सच नहीं बोलते हैं कि आप अगर कोई बच्चा मान लीजिए अगर आपने IIT वगैरह की आपने प्रिपरेशन आप ऑलरेडी 12th के साथ में करते आ रहे हो, या जो और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं अगर आप उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने की हुई है, उस केस में आपको जो ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट के जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। अगर आप अपनी जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के अगर आप उसके B2 लेवल वगैरह आप क्लियर कर लेते हैं, आपके ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, चांसेस बढ़ना और एडमिशन हो जाना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसमें कि आपको स्टूडेंट कोलीग पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उस सब में अप्लाई करो, क्योंकि आप मल्टीपल जगह का जब ऑफनामा परफॉर्म का टेस्ट देते हो, उससे आपके एडमिशन के चांसेस वैसे ही बढ़ने हैं। क्योंकि अगर आपने सोचा कि भाई मेरा टारगेट मान लीजिए TU बर्लिन या TU म्यूनिख का है, मैं सिर्फ उसी का ऑफनामा का पेपर दूंगा, आप 2 यूनिवर्सिटी के भरोसे में जर्मनी आपको जाना ये डिसीजन सही नहीं माना जाता है। क्योंकि
जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हो, आपने मतलब कि टी म्यूनिख का ही अगर एग्ज़ाम दिया, उसमें से मुश्किल से उसमें स्टूडेंट्स जो उनको सेलेक्ट करने हैं अपने स्टूडेंट कोलीग के बैच के लिए, वो 25 से 30 स्टूडेंट्स के आसपास में सेलेक्ट करते हैं, और देने वाले एग्ज़ाम वहाँ पे होंगे आपके कम से कम 1000-1200 बच्चा दे रहा होगा। तो आप उस लेवल का कॉम्पिटिशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में फेस करते हो। इसीलिए जितने भी ऑप्शंस आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप पूरा कर सकते हो, सारे ही यूनिवर्सिटीज़ का आप अप्लाई करो स्टूडेंट कोलीग के लिए, और जो मैक्सिमम आप ऑफ नाउ जिन जिन का जाके दे सकते हो, आप सबके एग्ज़ाम्स दो। अब ये एग्ज़ाम्स आपके जर्मनी में जाके ही होते हैं, ये आप इंडिया से नहीं दे सकते हो। इंडिया से सिर्फ जो कुछ मान लीजिए 1 या 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंडिया में ऑनलाइन ऑफ नाउ परफॉर्म एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर रही होती है, बाकी सारी ही आपकी जर्मनी में जाके ही आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। और उसके बेसिस पे जब हम जर्मनी में अप्लाई करते हैं डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट कोलीग के लिए, तो हमारे पास में जो वहाँ से कंडीशनल एडमिशन ही इसी बेसिस पे आते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि भाई आप हमारे पास में अकेडमिकली ओके हो, बट आपको हमारे पास में आके मैंडेटरी 13th ईयर करना होगा, जिसके लिए आपको मेरा ऑफ नाउ परफॉर्म टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा, जिसकी आपको डेट मिल जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। और वो आपको सिर्फ एक ही लेटर का रिक्वायरमेंट होता है वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, उसके साथ में आपके पास जो मल्टीपल लेटर्स है वो आते रहेंगे, बट आप इमीडिएटली फर्स्ट लेटर के बिहाफ पे यहाँ से हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, ताकि आप टाइमली वहाँ पे पहुँचो और आप जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे ऑफनामा दे सकते हो उसको आप कवर कर सको। आपके ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट के जो रिजल्ट भी हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज़ के अंदर में मैक्सिमम आ जाते हैं, जिससे कि आप अपना समर इनटेक मान लीजिए जो मार्च अप्रैल में शुरू होता है, मोस्टली मार्च में ही होता है बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए, आप उसमें अपना स्टूडेंट कोलीग ज्वाइन करते हैं। अगेन अब जो स्टूडेंट कोलीग है वो अप्रॉक्सीमेटली आप 1 साल मान लो 10 महीना या 1 साल के आसपास में आप उसका ड्यूरेशन मान के चलोगे, कम्प्लीटली 1 एकेडमिक ईयर ही काउंट होता है वो, और उस बेसिस पे आप जो नेक्स्ट ईयर का जो मार्च आएगा वहाँ से फिर आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर स्टडीज़ को शुरू करते हो। तो ये होता है कम्प्लीटली ट्रेडिशनल प्रोसेस। अब ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है वो हमने इस वाले वीडियो में जो डिस्कस किया है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जर्मन डॉट प्रोग्राम में जर्मनी में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये रोड मैप फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इस रोड मैप को फॉलो करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं कि या तो आप इंडिया में ही रुक के जर्मन लैंग्वेज को सीखो, आप इमीडिएटली जैसे आप लोग 12th से सब आप फ्री हो चुके हैं 12th के एग्ज़ाम से, आप इमीडिएटली अभी जर्मन लैंग्वेज पढ़ना शुरू करो। कोशिश करो कि आप नवंबर तक जो है वो एटलीस्ट B1 B2 तक आप क्लियर कर सको, ताकि हम एप्लीकेशन डाल सकें। और दूसरा तरीका ये होता है कि फिर आप जर्मन लैंग्वेज भले ही आपने यहाँ से A1 A2 तक भी सीखा है, या मतलब जो सिर्फ A1 ही सीखा हुआ है, बाकी के लेवल से आप जर्मनी में जाके भी कर सकते हो। जर्मनी में जाके वहाँ से लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज सीखने के बाद फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है ऑफनामा का, फिर आप स्टूडेंट कोलीग करेंगे। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, जो कि जिसको हम पाथवे प्रोग्राम्स के थ्रू जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने के जो प्रोसेस होते हैं उसमें के करके डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जर्मन डॉट प्रोग्राम को भी डिस्कस करेंगे, प्लस जो है इंग्लिश में जो पढ़ाई जाने वाली स्टूडेंट कोलीग होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपको जो भी वहाँ पे स्टूडेंट कोलीग एडिशन में आपको जो पढ़ाई करवाई गई है पूरे 1 एकेडमिक ईयर में, उसका असेसमेंट एग्ज़ाम होएगा। उस असेसमेंट एग्ज़ाम जिसको FSP का एग्ज़ाम बोला जाता है या फेस्टलिंग्सप्रुफुंग का एग्ज़ाम्स बोला जाता है, वो वाला आप एग्ज़ाम जो है वो आप जब देते हैं उसमें आपके अगेन आपको जो वहाँ पे ग्रेड मिलेंगे, वो ग्रेड्स आपको जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मिलता है, जो कि 1 से 5 की स्केल में बीच में होगा। अगेन जो एक अच्छा मार्क्स होता है उस वाली स्केल में, वो अगर आप मान लीजिए आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको प्लान अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपने जाने का, तो वो आपका 1 से 1.5 ग्रेड के बीच में हो, जो कि इंडिया में अगर आप समझेंगे इसको तो 100% से आपका 89% के आसपास में अगर आप स्कोर कर रहे होते हैं तो आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस नहीं भी अगर उतना आता है, अगर आपका 2.5 जर्मन ग्रेड बन रहा है, मान लीजिए 2.5 जर्मन ग्रेड हुआ, अप्रॉक्सीमेटली अगर आपके 72% जो इंडिया के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उतने ही बन रहे हैं, आपको वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी 100% मिल जानी है। वो भी छोड़ो, अगर आपके मान लीजिए अगर आपके पास में किसी का 3.5 ग्रेड बन गया, 4 बन जा रहा है ना, तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी वहाँ पे तब भी मिल जानी है। खाली आप उस समय ये मत उम्मीद रखना कि आपको टॉप टियर पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो मिल सकेगी आपको, है ना। और उस एग्ज़ाम के बाद में आप जो है अपना जब आपने FSP का एग्ज़ाम अब दे दिया, अब आपका एडमिशन जो है फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर से बैचलर की जो पढ़ाई है वो आपकी जो है वो स्टार्ट होती है फिर अगले साल के मार्च के इंटेक से। अगर आपका किसी वजह से इसमें FSP के स्कोर जो है वो 4 से भी कम आ गया कि आप फेल हो गए वहाँ पे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको वहाँ से वापस आ जाना पड़ेगा। आपको जो नेक्स्ट इंटेक आएगा दोबारा से विंटर वाला, आप उसमें दोबारा से FSP के एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। तो ये आप इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है, बस आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना ज़्यादा हाई स्कोर करें, आपके जो है चांसेस अच्छी पब्लिसिटी या जो हायर रैंक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और पब्लिक यूनिवर्सिटी का भी जो तरीका है जर्मनी में बहुत अच्छा है कि वहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ अपनी मल्टीपल टाइम्स भी चेंज कर सकते हो, कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके बारे में।
आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप अपनी स्टूडेंट कोली की पढ़ाई कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं आपको वहीं से आपको बैचलर्स करनी है। आपके अगर FSP में मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप उस मार्क्स के बिहाफ में जो दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटी हायर रैंक की अगर होती हैं आपके कोर्स के हिसाब से, आप उसमें भी अप्लाई करके अपनी बैचलर्स वहाँ से शुरू कर सकते हो। अब इस सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट अगर आ रहा है, ऑफनामा क्या होता है, स्टूडेंट कोलिंग में मान लो कैसे करें, क्या टाइमलाइन है, जर्मन लैंग्वेज आपको आपने स्टार्ट नहीं किया, आप स्टार्ट करना चाहते हैं सीखने का, है ना, जो ऑफनामा परफॉर्म टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन वगैरह के लिए आप जो है हमसे कनेक्ट कर सकते हो। विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो आप या तो ईमेल करो या आप हमें कमेंट में डालो, आप हमें कॉन्टैक्ट करो, सो दैट वील बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू।